नाम क्या इसका है, मोलरता है ना। तो किसी विलय के, विलय मतलब कोई ले लो, कोई विलयन ले लो, कोई सॉल्यूशन ले लो। मान लो विलयन जो मैंने लिया, सॉल्यूशन जो लिया वो 1 लीटर ले लिया। कितना ले लिया? 1 लीटर में विलय के मोल के संख्या को मोलरता कहते हैं। किसी विलयन के, किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में विलय के मोल के संख्या, यही क्या है? मोलरता है। किसी सॉल्यूशन का, कोई भी सॉल्यूशन ले लो 1 लीटर, उस 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना विलय रहेगा, सॉल्यूट रहेगा, उसी की संख्या को, मतलब विलय के मोल की संख्या को, सॉल्यूट के मोल के संख्या को, मोल बता चुके हैं क्या है ना, उसी को मोलरिटी कहते हैं। और मोलरिटी को कैपिटल M से सूचित करते हैं हम लोग। M लिखेंगे तो बुझ जाना ये क्या है, मोलरिटी है ना। विलयन की मोलरता पर ताप का प्रभाव बढ़ता है। ताप यदि बढ़े, विलयन का जो मोलरता होगा, मोलरिटी होगा, कोई भी सॉल्यूशन का निकालेंगे मोलरिटी, उस पर टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ेगा। यदि हम लोग ताप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो मोलरता घटती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज़ को। यदि टेम्परेचर क्या करेंगे हम लोग, बढ़ा देंगे, तो मोलरिटी क्या होगी, घट जाएगी। अब उल्टा चलो टेम्परेचर घटाएंगे तो वो बढ़ेगा, तो अपना ही है, बहस बता नहीं होता है, ऐसे ही रखना है। ताप बढ़ने से मोलरता घटती है, ठीक है। यदि किसी सॉल्यूशन को x गुना तनु डाइल्यूट किया जाता है, अब एक वर्ड आ गया तनु, बताओ तनु क्या होता है, पढ़ा है? तनु बताओ क्या है? तनु सर, हाँ, विलयन होता है, नहीं पता है ना, यानी दारूगार में जो हल्का अल्कोहल रहता है। हाँ बताए थे। तो तनु मतलब एक, हम लोग अभी सीखेंगे ये तनु क्या है, और डाइल्यूट एक कल कंसंट्रेशन पढ़े थे। तो अब वही वाला कोई एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना। जैसे बताए थे कल रंग का पुड़िया डाला था ना, तो 1 केजी में डाला था एगो पुड़िया, और वही 1 केजी में डाला पूरा बंडल ही, तो जो पूरा बंडल डाले हो ना, वो हो गया कंसंट्रेशन। एक पुड़िया डाले हो 1 लीटर पानी में, तो वो हो गया तनु। थोड़ा सा मिक्सिंग करते हो तो उसी को तनु कहते हैं। इसे जैसे क्या करते हो, पानी में चीनी मिलाते हो, वो क्या हो गया, तनु हो गया। थोड़ा सा मिलाए हो ना शरबत के लिए, ठीक है। अब वही कोई अलग काम से करना होगा तो बहुत चीनी मिला देते हैं, तो वो अपना कंसंट्रेशन हो गया। यानी कि घुला हुआ पदार्थ जो है ना, किसी कोई भी ऐसे मतलब मटेरियल उसमें कुछ पदार्थ को मिलाए, यदि उसका अमाउंट बहुत कम होगा तो उसको तनु बोल देंगे, और ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन बोल देंगे। यही कंसंट्रेशन और तनु है, मतलब थोड़ा सा होगा। चलो, तो तनु हम लोग समझ लिए थे, वैसे समझ आ भी होगा, पहले से ही पता होगा तुमको। तो किसी विलयन को x गुना तनु किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है। कोई विलयन है, विलयन मतलब सॉल्यूशन, उसको x गुना क्या करेंगे जी, तनु करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, है ना। तो मोलरता भी x गुना कम हो जाती है। देखो पहले कंसंट्रेट था, कंसंट्रेट का मतलब होगा कि उसमें सॉल्यूट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब तनु कर रहे हो तो सॉल्यूट क्या होगा जी, उसमें कम होगा। तो विलयन जो है, विलयन को x गुना तनु कर रहे हो तो सॉल्यूट कमेगा, तो मोलरता भी कमेगा, तो मोलरता भी x गुना कम हो जाती है। यदि विलयन को x गुना तनु किया जाता है, x गुना तनु करोगे तो मोलरता जो है x गुना m जो है x गुना कम होगा। बात बुझा? इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं है। अब बात आती है कि मोलरता का फार्मूला क्या है। देखो बहुत आसान फार्मूला है, याद भी तुरंत हो जाएगा। m बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि इसका डिफिनेशन जो दिया था ना मोलरता का, मोलरिटी का, किसी विलयन के 1 लीटर में विलय के मोल की संख्या क्या कहते हो, मोलरता कहते हो। विलय के मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो मोलरता निकालेंगे, मोलरिटी निकालेंगे, तो मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हिंदी में क्या बोलेंगे बताओ, विलय के मोल की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आज देखो फार्मूला कैसे रखेंगे ध्यान में, बात समझ में आया। LITRE जो डिफिनेशन दिए थे ना, बिलियन कितना लिया था, 1 लीटर, लीटर में लिया था, इम्पोर्टेंट वो है, और 1 लीटर लिया था। इकाई लेकर हम लोग कम करेंगे, उसमें जो विलय के मोल की संख्या है उसी के मोलरता बोलेंगे। तो मोलरता का परिभाषा निकल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, समझना गया ना। विलय के मोल की संख्या हिंदी में बोल देंगे इसको, यार लिखबे सर, विलय के मोल की संख्या। पातर यार लिखेंगे। कहाँ तक लिखा है? लिखें अभी लिखो ना, अभी तुमको बहुत लिखना है। कौन लिखा है? अरे बीच पीछे दम थोड़े लिखना है। रुको 1 सेकंड। हाँ ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया है ना। या हम लोग और बात करेंगे, और अदर फार्मूला बात करेंगे तो 3 गो फार्मूला है मोलरता मोलरिटी निकालने का। 3 गो फार्मूला, फार्मूला नंबर A और फार्मूला नंबर B। देखो याद कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है केमिस्ट्री मोलरता से, और लड़का फंसेगा, न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग इसमें। वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट का जितना वेट होगा और बटे मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो ना। देखो वेट और मोलिकुलर वेट में अंतर है। वेट जो देगा ना क्वेश्चन का देगा इतना ग्राम है, हो सकता है ना। और मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट जो है तो क्वेश्चन में क्या होगा ना, जल में मिलाए हो कुछ इस प्रकार से, कुछ भी मिलाए हो इस प्रकार से, तो क्या मिलाए हो, उसमें चीनी मिलाए हो तो उसका फॉर्मूला पता होगा हमको, और अदर मटेरियल मिलाए तो मटेरियल पता होगा उसका मोलिकुलर वेट। जैसे कल निकाले थे CH4 का, निकाले थे CH4 का कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 12 4 16, मोलिकुलर वेट कितना हो गया 16। तो वो पुट करना पड़ेगा, दोनों में अंतर होता है वेट और मोलिकुलर वेट में, बट बुझा। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, फार्मूला ही डायरेक्ट हमको याद रखना है। अपॉन 1000 बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन इन ml, ml में लेना है। याद ही करना पड़ेगा सूत्र कि मोलरिटी बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट और बटे सॉल्यूट का ही कौन वेट लेना है, मोलिकुलर वेट, गुना 1000 बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये हो गया, यानी कि विलय का भार बटे विलय का अनुभार। वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब विलय का भार बटे विलय का अनुभार, और गुना 1000 बटे विलय का आयतन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब बिलियन का आयतन। विलय नहीं होगा, विलय तो विलय का, 1 सेकंड रुको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, सॉल्यूशन मतलब बिलियन। हाँ विलय हिंदी में लिखा है, सॉल्यूशन ही होगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml देख लेते हैं एक बार हम लोग, इधर से किताब लोग केमिस्ट्री का लेंगे बाद में, है ना। इसको रखो अभी, यहाँ पर सॉल्यूशन होगा कि सॉल्यूट कल चर्चा करेंगे। ये डॉट फुल इसको रखना है, आगे चलते हैं। अब हम लोग सॉल्यूट होगा कि सॉल्यूशन कल खोजेंगे, उसको खोज कर तब बताएंगे। सबसे पहले हम खोजते हैं, खोजो, देखो हम तो परेशान हो गए गर्मी में, लेकिन नहीं मिला कहीं पर, हमको पूछता भी नहीं है, याद भी नहीं, यही सिर्फ याद रखना है एक ठो। उसके बाद देखो बहुत ज्यादा निकलता, बहुत हमको को नहीं निकल रहा। m बराबर देखो। फिर एक और फार्मूला है मोलरता का, मास। वैसे तो चांस यहाँ है सॉल्यूट ही होगा, लेकिन कल देख लेंगे सॉल्यूट है कि वहाँ पर सॉल्यूशन हिंदी में लिखल है, तो वो भी हो सकता है, सॉल्यूट ही चांस है, देख लेंगे बाद में। मास परसेंटेज गुना D गुना 10 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। नेट बंद करने दो पहले। तो ये वाला हो गया फार्मूला। ये क्या हो गया, ये हम लोग पढ़ लिए। इस पर न्यूमेरिकल, अब देखो एक तो मोलरता निकालना है ना, क्वेश्चन इस पर, क्वेश्चन कैसे पूछेगा जरूरी वो है। सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 बिलियन लेंगे हम लोग, अभी मिलता तो उसमें न्यूमेरिकल ही बता देते हैं 2 गो, लेकिन टॉपिक ही नहीं मिला, बुक में खोजे तो फिर न्यूमेरिकल ही बताना था, मिलवे नहीं किया, कभी खोजेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 बिलियन में 10 ग्राम में, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का बिलियन है ना। बिलियन में 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बिलियन में 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित है। बिलियन किसका है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसमें कितना है सोडियम हाइड्रोक्साइड,
10 ग्राम है। 10 ग्राम उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH उपस्थित है। जिसे कहते हो ना ये चीनी का शरबत है, नहीं है? तो कितना चीनी उसमें है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके अलावा भी कुछ होगा। पानी में मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाए हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हुआ ना वो, तो उसमें कितना उपस्थित है? तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितना ग्राम है? 10 ग्राम है। यदि विलयन का आयतन 2 लीटर है, विलयन का आयतन बराबर, विलयन का आयतन बराबर है 2 लीटर। कितना आयतन है? 2 लीटर। मोलरता निकालें। m बराबर वाट। अब बोलो मोलरता लीटर में ये दिया है ना। और NaOH विलयन जो है, सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन कितना ग्राम है? 10 ग्राम। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन क्या ग्राम का विलयन बना है? 10 ग्राम का विलयन बना है। अब बताओ m बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना। तो अब ये कैसे निकालेंगे? विलय की मोल की संख्या कैसे निकालेंगे? क्या निकालना है जी? विलय के मोल की, पेज लाओ, नया पेज लाओ। तो विलय के मोल की संख्या निकालना पड़ेगा। तो वो देख लो, इतना देर में छोड़ के आगे चलने में भलाई था, टाइम बर्बाद कर दिए बेकार हम अपना। विलय के मोल की संख्या देखो। अच्छा, तो ये अब निकालना है पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। विलय की मोल की संख्या निकालेंगे। विलय के मोल की संख्या, इसका फार्मूला पढ़े हो कभी? मोल कैसे निकालते हैं? मोल कैसे निकालते हैं, पढ़े हो? फार्मूला मास होता मोलिकुलर मास हैं? पढ़ा है क्या? पॉलिटेक्निक अगला बार एग्जाम नहीं देते। अच्छा विद्या छूते मार के चमड़े फाड़ देबो। ठीक है, देखो ठीक, कोई बात नहीं है। सॉल्यूशन क्या ग्राम है? 10 ग्राम सॉल्यूशन है। NaOH का निकालो, वेट निकालो NaOH का। सोडियम का कितने होगा? 11 और 23। ठीक, ऑक्सीजन का 8 16, हाइड्रोजन का 1 जोड़ो 6 1 7 3 10 के 0, कितना बच गया? हासिल है 1 2 4। तो इस प्रकार से निकाला जाता है। कितना ग्राम का तुम्हारा सॉल्यूशन है, उसमें उसको मॉलिक्यूलर वेट से क्या करो? भाग दे दो, निकलती है मोल की संख्या। मोल की संख्या निकाला तो कितने निकला? 0.25। 4 4 1 4 गया 0.25। अच्छा, ये जब निकल जाएगा तो अब निकालेंगे मोलरता। मोलरता क्या निकालेंगे हम लोग? मोलरता निकालेंगे। ये जो टॉपिक है ना, यहाँ तक है बोरिंग वाला टॉपिक। ये पढ़ाने में मज़ा उतना नहीं आता। इसके बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ तक है? यहाँ तक, यहाँ तक हो जाएगा तो हैं। आज वहाँ तक पूरा देंगे यार, पढ़ने में सर जी मजे आएगा। हाँ, ओलरता मोलरता उसमें भी हमको लगा था पढ़ने में, वैसे लिए बाद में इसको नहीं पढ़े हम। हटाओ इसको। पढ़ लेती मस्ती है। मोलरता बराबर देखो, विलय के मोल की संख्या, विलय के मोल की संख्या, विलय के मोल की संख्या अब बटे विलयन का आयतन लीटर में LITR किस में? लीटर में निकाल लेंगे। विलय की मोल की संख्या कितना है बताओ? 0.2। और विलयन का आयतन क्वेश्चन में क्या लीटर बोला था? 2 लीटर बोला था ना। तो डिवाइड करो 0.125। क्या लिखे हैं? ये क्या निकल गया? मोलरता निकल गया। क्या निकला? ये 0.125 क्या निकला? मोलरता निकल गया। समझ में आया? अच्छी बात है ना। तो आगे आप देखते हैं और नंबरिकल इस पर आगे कराया गया है नहीं है। तो एक ही नंबरिकल था और नंबरिकल बताते, लेकिन मोलरता ऐसा की किताब लगता भी देखे थे जो नंबरिकल है उसमें मोलरता पर एक और करा देते हैं। एक नंबरिकल और करा देते हैं इस पर। बिलियन ज्यादा है, बिलियन। सर ये कौन चैप्टर पढ़बै छियै एकरा कभी? 1 पहले हम से दोसर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं पढ़बै छै। दोसर चैप्टर नहीं है, एक ही नंबरिकल इस पर है। परमाणु संरचना। परमाणु संरचना। तो ठीक है,
चलो ये हम लोग कर लिए। अब मोलरता है तो इतना m कह देंगे हम लोग, m लगा देंगे। मोलरता कहते हुआ 0.25 m। अगला टॉपिक है ई चैप्टर। अगला जो है यहाँ से आगे पढ़ लेंगे। आगे क्या है? मोललता, मोलैलिटी। वो क्या था? मोलैरिटी। ये है मोलैलिटी 3 नंबर में। मोलैलिटी, मोललता, मोललता। हमको वहाँ तक बोरिंग फील होता है, उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक केमिकल स्ट्रक्चर आएगा, उसके बाद ऑन द बॉन्ड बनाएंगे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो जिस समय ये पढ़े थे उस समय भी बहुत बोरिंग फील हुआ, क्या अलग वाला पढ़ा रहा है। देखो कुछ नहीं है। किसी विलायक के, सुनो सीख लो, किसी विलायक के 1000 ग्राम में, किसी विलायक के 1000 ग्राम में। अब की बार क्या लेंगे हम लोग? विलायक। विलायक किसे कहते हैं? विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या हो? अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के, कलम को चढ़ान ओरिया रहा है, उपस्थित विलय के मोल की संख्या को, मोल की संख्या को मोललता कहते हैं। किसी विलायक के 1000 ग्राम में, किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोल की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। मोललता हो गया। मोललता को संक्षेप में स्मॉल m से सूचित किया जाता है। उसको क्या नाम? उसको कैपिटल M से किए थे, इसको स्मॉल m से किए थे। अच्छी बात है। तो अब देखो सूचित किया जाता है। मोललता का निम्नलिखित, मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। उस पर क्या देखे थे? ताप बढ़ाने पर मोलरता क्या हो रहा था? घटता। तो बड़ा कंफ्यूजन है, एगो मोलरता एगो मोललता, एगो मोलरिटी एगो मोलैलिटी नहीं है। तो इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, उस पर ताप का प्रभाव पड़ता था। अभ्यास फार्मूला देखना है कि ये निकालेंगे कैसे। मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वैसे तो ये कई जगह मिल जाएगा। हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में कुछ टॉपिक आता है पढ़ने के लिए। मोलैलिटी, मोलैलिटी वहाँ निकाला जाता है वाटर का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जब ये आएगा ना तो हम सूत्री पक्का भूलते हैं ये मोलरता, मोलैलिटी। हाँ, जब इंटर में पढ़े थे तो उसमें बड़ा कष्ट हुआ था। कौन आया वाला टॉपिक दे दिया पढ़ने के लिए, मोलरता। हाँ, ये टॉपिक चैप्टर नहीं, ये टॉपिक। इसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं। तो m बराबर नंबर ऑफ मोल्स, वो हम कई जगह है रखा हुआ, हमको पता है कहाँ सूत्र लिखा होगा, हम खोज लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम गुना 1000। यही पहला फार्मूला इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोल की संख्या को मोललता बोले थे, और यहाँ पर मोललता विलय के मोल की संख्या बोला है ना, इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बट वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में लेंगे हम लोग? ग्राम में, क्योंकि कोई डिफिनेशन जो बोला था किसमें डिफिनेशन लिया था? गुना 1000। ये फार्मूला निकल गया। इसका हो गया वेट ऑफ, अगला फार्मूला स्मॉल m बराबर वेट ऑफ, वहाँ तो हमारा चांस है कि वहाँ सॉल्यूट ही होगा, वहाँ नहीं बोले थे, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट याद कुछ ट्रिक आ रहा है। वहाँ बोले थे सॉल्यूट याद रखना, यहाँ बोले थे सॉल्वेंट याद रखना। देखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, गुना सेम फार्मूला जो पहला फार्मूला पढ़ा था इससे पहले, वही फार्मूला है। वेट ऑफ सॉल्यूट वहाँ भी था, बट मोलिकुलर सॉल्यूट वहाँ भी है। अब बट 1000 गुना 1000 बट वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये दो का फार्मूला है, ये दोनों फार्मूला से हम लोग निकालेंगे। समझ में आ गया? मोलरता, मोललता, मोललता है ये।
हैं? क्या हुआ? ई मोललता है, वो क्या था? हाँ, मोल मोल करते रहना, मोल लता। अच्छी बात है। अब देखो उसके बाद है अगला मेथड है मोल फ्रैक्शन, चौथा नंबर में होगा ना, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इसका हिंदी है मोल ओल प्रभाज्य, मोल या ओल, मोल प्रभाज्य या हिंदी में कहा जाता है मोल अंश। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज्य या मोल अंश इसको कहते हैं। सुनो, विलय या विलायक के मोल के संख्या, विलय या विलायक के, विलय या विलायक के मोल के संख्या और विलयन के मोल के संख्या के अनुपात को विलय या विलायक का मोल अंश कहते हैं। देखने वाली बात है, विलय या विलायक के, सुनो फिर डिफिनेशन, विलय या विलायक के मोल के संख्या, या तो विलय के मोल के संख्या लो या विलायक के मोल के संख्या लो, और विलयन के मोल के संख्या के अनुपात को। देखो यदि ऐसे कह सकते हो, विलय के मोल की संख्या या विलायक के, मैथमेटिक्स फॉर्म में है ना, विलायक के मोल की संख्या अपॉन में विलयन के मोल के संख्या। अब नहीं भूलेगा, विलयन के उसको हम मैथमेटिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, विलयन के मोल की संख्या, विलय के मोल की संख्या या विलायक के मोल के संख्या तथा विलयन के मोल के संख्या के अनुपात को विलय या विलायक का मोल फ्रैक्शन कहते हैं। डिफिनेशन ऐसे पढ़ते तो ऑलरेडी वाला सब को पता नहीं चलता कभी, हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, समझना क्या ना। तो ये डिफिनेशन ध्यान में रह जाएगा, वैसे कहीं पूछता भी नहीं है। उससे क्या पूछेगा तो यही लाइन पूछेगा। अगला पेज लो, पेज है अगला, पेज ला अगला। पहला चैप्टर ही है बोरिंग वाला, जैसे फिजिक्स में था नहीं था, तो ये भी कुछ उसी प्रकार का है। फिजिक्स एक चैप्टर खत्म है, यूनिट इन डायमेंशन, ऊपर आने में बड़ा बोरिंग है, 40 को पता माथा खराब कर देता है। नहीं सीरियस लिखो, एक के चीज़ को 10 बार घोषते रहो। सीजीएस, हाँ, तो उसी प्रकार से केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इसके बाद जब एक्सप्रेस धरेगा ना तो बड़ा अच्छा, इसके बाद तो पकड़ के रपट देंगे चैप्टर को। नमक फर्स्ट चैप्टर के डिटेल में ज़्यादा चले अपन। हाँ वही है, इसीलिए। अब देखो, माना कि विलय के मोल की संख्या, देखो इसमें कुछ नहीं है लिखने वाला, जितना पेज भी कम है, नॉमिकल हम लोग कर लेंगे। माना कि विलय के मोल की संख्या n1 है। सॉल्यूट का माने है कि सॉल्यूट की मोल की संख्या कैसे निकालेंगे, एगो नॉमिनल, इसीलिए पहले बता दिए थे, इसे यहाँ बाद में बताया गया है। विलय की मोल की संख्या n1 मान लिए, तो विलायक की मोल की संख्या कितने मान लिया, n2, तो विलयन का दोनों जोड़ देंगे। विलयन की मोल संख्या क्या होगा, विलय प्लस विलायक, n1 प्लस n2। अब बताओ, विलायक का मोल अंश निकालना होगा, किसका निकालना होगा, विलायक का मोल अंश को मान लो x1 बोल दिया, किसका मोल अंश निकाल रहे हो, विलय का मोल अंश निकाल रहे हो ना। वो पेज लाओ, वो वाला पेज लाओ। तो यहाँ क्या लिखा था, यदि विलय का निकालना है मोल अंश, तो विलय के मोल की संख्या अब बटा विलयन के मोल की संख्या। विलय का निकाल रहे हो मोल अंश, किसका भी निकाल रहे हो, विलय का, तो विलय की मोल की संख्या n1 अब बटा विलयन का n1 प्लस n2। बात बुझा। अच्छा, विलायक का मोल अंश निकालना होगा, तो विलायक के मोल की संख्या अब बटा विलयन के मोल की संख्या, तो विलायक का मोल की संख्या कितना n2 है, अब विलयन का कितना है n1 प्लस n2। अब विलयन का निकालेंगे मोल अंश, तो विलयन के मोल अंश में क्या होगा, विलय प्लस विलायक के मोल अंश, विलय प्लस x1 प्लस x2, x1 का मान है, x2 का मान पुट करो तो दोनों को जोड़ेगा तो 1 आएगा। देखो n1 बटा n1 प्लस n2 आया, इसका मान,
इसका मान N2/N1 + N2 है, रखल है, यहाँ से उतार दीजिए, एलसीएम N1 + N2 हो जाएगा, N1 + N2 1 निकल गया। इससे ऑब्जेक्टिव क्या निकला वो जरूरी है इसमें है। तो उपयुक्त गणना से यह परिभाषित होता है कि बिलियन का मोल अंश हमेशा 1 के बराबर होगा। किसका मोल अंश? बिलियन का मोल अंश। इस चीज़ को रखना ध्यान में। अभी तक में एक यही क्वेश्चन थोड़ा सा पूछने वाला है कि बिलियन का मोल अंश हमेशा बराबर 1 के बराबर होता है। 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? हमेशा 1 के बराबर होगा। उस चीज़ को ध्यान रखना है। बात खत्म हुआ, न्यूमेरिकल करा ही दिया। अब देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक है। हाँ, न्यूमेरिकल जब आता है ना टॉपिक में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो जाता है न्यूमेरिकल से। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री। देखो क्या है ये स्टोइकियोमेट्री। हिंदी में कुछ नहीं है, उसी को ऐसे स्पेलिंग लगा कर लिखा है स्टोइकियोमेट्री। हिंदी इंग्लिश होता ही नहीं है, इसका मतलब हिंदी होता ही नहीं, यही इंग्लिश वर्ड ही है। रासायनिक समीकरण पर आधारित गणना को स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। रासायनिक समीकरण आधार पर गणना करेंगे। अब क्या करेंगे गणना, आगे चल जाएगा पता। ये केमिकल इक्वेशन लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पर देखो एक केमिकल इक्वेशन लिखा रहेगा इस प्रकार से। इसके आधार पर कुछ हम लोग तूफानी करेंगे, गणना करेंगे। उसी को स्टोइकियोमेट्री नाम दे दिया कि रासायनिक समीकरण आधार पर जब कुछ गणना करेंगे उसको क्या नाम दे देंगे? स्टोइकियोमेट्री। और रासायनिक समीकरण पर आधारित गणना कैसे करेंगे? 3 भाग में बांट कर पढ़ेंगे। पहला है रिगार्डिंग, पहला का प्रश्न निकल जाएगा ना तो जान छुट्टी हो जाएगा। रिगार्डिंग वेट, रिगार्डिंग वेट, भार संबंधी। अब देख लेते हैं साथ ही साथ ये भार संबंधी क्या है। रिगार्डिंग वेट भार संबंधी हमें न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। तो भार संबंधी गणना में केवल भार मालूम किया जाता है। जब किसी केमिकल रिएक्शन का भार संबंधी गणना करेंगे उसमें केवल क्या पता करेंगे हम लोग? भार संबंधी गणना में केवल भार मालूम किया जाता है। न्यूमेरिकल से क्लियर होगा। केवल ओनली मेजरमेंट वेट, केवल वेट मेजरमेंट करेंगे, भार मेजरमेंट करेंगे। इससे संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न के अनुसार रासायनिक समीकरण लिखा जाता है। जब भी उसका भार मालूम करना होगा तो पहले उसका क्या लिखेगा? केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे। इसके बाद वांछित पदार्थ की गणना यूनिटरी सिस्टम से किया जाता है। न्यूमेरिकल से पता चलेगा। देखो, जैसे 30 ग्राम कार्बन को हवा में पूर्णतः जलाने पर, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन का लिखेंगे। फ्रॉम क्वेश्चन, कार्बन कितना ग्राम है? 30 ग्राम। 30 ग्राम कार्बन को क्या किए हो? हवा में जलाए हो। 30 ग्राम कार्बन को हवा में पूर्णतः जलाने पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा? कार्बन को जलाओगे हवा की उपस्थिति में। कार्बन क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन समझ लो पहले। 30 ग्राम कार्बन लेते हैं, उस 30 ग्राम कार्बन को हवा में 100% जलाना है तो कितना CO2 प्राप्त होगा? कितना CO2 प्राप्त होगा? यानी कि क्या निकालना है? कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है ना। कि का जैसे लकड़ी जलाते हो ना, लकड़ी मान लो ये लकड़ी क्या है, ये चूल्हे में घुसिया दिया, अब पूरा जलाओ तो हवा की पूर्ण उपस्थिति में, मतलब खिड़की खोल करके देखेंगे कि ये पूरा जब जल जाएगा ना तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, धुआं निकलेगा ना। नापना है उसी को। बात बुझा ना। यहाँ तो वाला सिस्टम है नहीं कि हाँ लकड़ी है, यहाँ तो 30 ग्राम कार्बन कॉपी कलम पर नापना है। देखते हैं नाप करके कॉपी कलम पर। सीधी है। पहले क्या करेंगे? इसका केमिकल रिएक्शन लिखे, क्वेश्चन नहीं बोला था ना। पहले क्या करेगा? केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। तो कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो दूगो एगो बैलेंस ही है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12। कार्बन क्या ग्राम? 12 ग्राम। इधर बोलो, इधर कार्बन क्या ग्राम? इधर 12 और प्लस इधर बोलो 16 दूना 32, 2 4 3 1 4 44 ग्राम क्या निकल गया? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जब तुम 12 ग्राम
कार्बन को जलाओगे ना, किसकी उपस्थिति में? हवा को पकड़ हवा की उपस्थिति में, तो 44 ग्राम निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंपल है, 12 आम का दाम 44 टका, तो 1 आम का दाम 44/12, इसलिए 30 आम का दाम 44/12 गुना 30। क्या लिखा था लास्ट में? एक ही के नियम से हम लोग पता कर लेते हैं। अब वही बात है, चूंकि 12 ग्राम कार्बन को लिख लो उस चीज को, चूंकि 12 ग्राम किसको? कार्बन को हवा में पूर्णतः 12 ग्राम कार्बन को हवा में पूर्णतः जलाने पर, हवा में पूर्णतः जलाने पर 44 ग्राम CO2 की मात्रा होती है। 44 ग्राम CO2 की मात्रा होती है। 12 ग्राम को जलाने पर कितनी मात्रा बनी? 44 ग्राम। तो इसीलिए 1 ग्राम कार्बन को हवा में पूर्णतः जलाने पर, हवा में पूर्णतः जलाने पर 1 ग्राम कार्बन को हवा में पूर्णतः जलाने पर 44/12 ग्राम CO2 की मात्रा होती है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 30 ग्राम कार्बन को जलाने पर कितनी मात्रा प्राप्त होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की पूर्णतः जलाओगे। अब निकाल लेंगे हम लोग किसके लिए? 30 ग्राम के लिए। इसीलिए 30 ग्राम के लिए तो बोलो 44/12 गुना 30, काट खोट कर आएगा 110 ग्राम। कितना ग्राम आएगा? 110 ग्राम। यानी कि जब 30 ग्राम कार्बन का हवा में जलाएंगे तो 110 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। नोनिकल समझ में आ गया ना? एक नोनिकल और करेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 10 ग्राम सल्फर को, 10 ग्राम सल्फर को, मतलब सल्फर का होता है S, है ना? 1632 सल्फर कितने ग्राम जलाए हो? 10 ग्राम। सही लिखे ना स्पेलिंग? SULPHUR। कितना सल्फर को जलाए हो? 10 ग्राम सल्फर को जलाने पर, 10 ग्राम सल्फर को हवा में जलाने पर, 10 ग्राम सल्फर को कहाँ जलाएंगे? हवा में जलाएंगे, क्योंकि बिना हवा को उपस्थिति जलेगा नहीं। तो 10 ग्राम सल्फर को हवा में जलाने पर कितना SO2 गैस प्राप्त होगा? सल्फर ऑक्साइड। 10 ग्राम सल्फर को हवा में जलाने पर कितना SO2 गैस प्राप्त होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर का S ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। बैलेंस ही है। तो सल्फर का क्या होता है? 1632 ग्राम, है ना? सर ये अनुपात है। हाँ जी सर। 32 ग्राम। इधर देखो 32 प्लस 32 64 ग्राम। यानी कि 32 ग्राम सल्फर को जलाएंगे हवा में तो कितना ग्राम मिलेगा? 64 ग्राम। आगे तो कर ही लेगा। तो 1 ग्राम को जलाएगा तो 1 ग्राम को जलाएगा तो 64 बट्टा क्या होगा? 32। 10 ग्राम को जलाएगा तो इतना, सॉल्व करेगा तो ये आ जाएगा 20 ग्राम। है ना? निकल लो कुछ हो। तो ये केमिकल रिएक्शन से हम लोग, जो केमिकल रिएक्शन से जो अब बोले थे, अब स्टोइकियोमेट्री थोड़ा सा और समझो। अब पता चलेगा थोड़ा सा स्टोइकियोमेट्री क्या था। तो रासायनिक समीकरण पर आधारित गणना, तो ये जो गणना किया कि इतना ग्राम कार्बन को, इतना ग्राम कोई भी पदार्थ लेंगे जलाएंगे, कितना ग्राम कौन गैस निकलेगा, ये गणना को ही क्या कहते हो? स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। गणना को ही क्या कहा जाता है? अब छोड़ दो, जाओ अब कल लिखना, अब कल लिखना जाओ। हाँ वहीं तक बोले थे। तो इस गणना को ही क्या कहेंगे? अब कल लिखना कहेंगे रहे ना। तो रासायनिक समीकरण पर आधारित गणना को स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। तो ये गणना तुम कैसे कर लिया? रासायनिक कोई पदार्थ लिया, कार्बन लिया 30 ग्राम, जलाएंगे कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। सल्फर लिया इतना ग्राम, उसको जलाएंगे कितना सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। उसी प्रकार से और भी कोई सोडियम ले लो, जलाएंगे तो कितना अदर गैस कोई भी मिलेगा मटेरियल। तो इस प्रकार से उसकी गणना हम लोग कर सकते हैं। और ये जो गणना किया, इसी गणना का नाम है स्टोइकियोमेट्री गणना। बात बुझाना। और ये जो गणना किए, इसमें केमिकल रिएक्शन का सिर्फ भार पता किए, वेट पता किए। इस गणना को भार संबंधी गणना बोलेंगे, रिगार्डिंग वेट। बात बुझा? अब थ्योरी हो गया होगा क्लियर। नया पेज लाओ। पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा ना। पहला चैप्टर में यहाँ तक जब हम पहुँच जाएंगे तो यहाँ से माथा दर्द थोड़ा सा कम हो जाता है। उसके बाद अच्छा टॉपिक जाता है, पढ़ने में मन लगता है। ये तो कहाँ से टॉपिक दे दिया, अलाय बलाय पकड़ करके अलांग पलांग कर रहा है। हलो इसको।
आप देखो पलंग पलंग। अब हम लोग रिगार्डिंग वॉल्यूम वैल्यूम 2 नंबर में जो गणना करेंगे क्या नंबर पेज होगा? 4। क्या को पेज है? आप तो पेज लास्ट ही है, नहीं छोड़। एक और है, ठीक है। रिगार्डिंग वॉल्यूम वॉल्यूम रिगार्डिंग वॉल्यूम वॉल्यूम है ना। तो आयतन आयतन संबंधी गणना, तो आयतन संबंधी प्रश्नों में केवल आयतन गणना करेंगे। जिस प्रकार का प्रश्न रहेगा उसी की गणना करेंगे। आयतन संबंधी प्रश्न का केवल क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे। इससे संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए सर्वप्रथम प्रश्न के अनुसार रासायनिक समीकरण लिखेंगे। जब भी किसी क्वेश्चन में आयतन मांगेगा तो जैसे उसमें क्या था, केमिकल रिएक्शन लिखा था ना, इसमें भी क्या करेंगे हम लोग? केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। जब केमिकल रिएक्शन लिखा हो जाएगा है ना, और रासायनिक समीकरण या प्रतिक्रिया एनटीपी का प्रतिनिधित्व करता है। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर का रासायनिक समीकरण जो होगा ना वो एनटीपी का प्रतिनिधित्व करता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर का। यूनिटी सिस्टम से वांछित पदार्थ का आयतन मालूम किया जाता है। इतना बात समझा? और पहले अभी पढ़ेंगे न्यूमेरिकल तो पता चल जाएगा। जैसे देखो 10 ml मीथेन को पूर्णतः जलाने के लिए कितने हवा की आवश्यकता होगी? उसमें ग्राम था ना, तो ग्राम क्वेश्चन में दे देगा ना, वेट दे देगा, भार दे देगा, तो भार संबंधी फार्मूला लगाना है। यदि क्वेश्चन में वॉल्यूम दे देगा, आयतन दे देगा, तो वॉल्यूम संबंधी आयतन संबंधी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। और समझा ना? तो क्वेश्चन में क्या दिया है? ml, तो ml क्या है? जाओ यहाँ से जाओ, हल्ला कर रहा है। तो क्वेश्चन में देखो सॉल्यूशन में, तो आप देखो मीथेन कितना ml है? 10 ml मीथेन को पूर्णतः जलाने के लिए, जल्दी खत्म होगा, टेंशन खत्म करेगा, ये सब मसा जरा टोक देता है बीच में, टोकता नहीं, ठीक है। तो मीथेन 10 ml है, तो आयतन 10 ml हो गया। 10 ml मीथेन को हवा में पूर्णतः जलाने के लिए कितने हवा की आवश्यकता होगी? मीथेन को जलाना है 10 ml को पूछेगा, किसी कंपनी में गया, बाबू बताओ इतना ml मीथेन है, हमको जलाना है, कितने हवा की आवश्यकता होगी? ठीक है। तो मीथेन किससे करेगा रिएक्शन? ऑक्सीजन से जलेगा। उसके बाद बिना ऑक्सीजन से रिएक्शन किए हुए जलेगा नहीं, है ना। कोई भी पदार्थ जलेगा तब है जब ऑक्सीजन रहेगा, तब है। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में पदार्थ नहीं जलेगा। जैसे मीथेन है CH4, ई करेगा रिएक्शन ऑक्सीजन से। किसे करेगा? ऑक्सीजन से। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और क्या बनाता है? जल बनाता है। मीथेन जब करता है रिएक्शन ऑक्सीजन से, पढ़ा होगा 10वां में। मीथेन याद करने वाला एक तरह से तरीका लॉजिक रख लो, कैसे याद करेंगे। मीथेन जब करेगा रिएक्शन ऑक्सीजन से तो कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण करेगा। बैलेंस करो रिएक्शन को, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ओके। एक कार्बन ओके। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 को क्या लगा देंगे हम लोग? 2 4 को बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन लगाया तो ऑक्सीजन अनबैलेंस, ऑक्सीजन क्या इधर हो गया? 2 2 4 2 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस। अच्छा, तो आप बोलो, यहाँ एक क्वेश्चन है, एक है ना, तो बोलेंगे 1 मोल CH4 है, यहाँ से 2 है तो क्या बोलेंगे? 2 मोल OH है। यहाँ 1 है तो 1 मोल ये हो गया, और 2 है तो कितने हो गया? 2 मोल हो गया। 1 मोल है तो क्वेश्चन में लिखा था कि रासायनिक समीकरण या प्रतिक्रिया एनटीपी का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। 1 मोल है तो वॉल्यूम में कितना मान लेंगे इसका? 1V। 2 है तो वॉल्यूम कितना मान लेंगे? 2V। इधर 1 मोल है तो वॉल्यूम 1V। इस प्रकार से इधर 2 मोल है तो वॉल्यूम 2V। इस प्रकार से मान लिए। कितना है नहीं पता है, इस प्रकार से मान कर हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, 1 ml माने हो, ये तो वॉल्यूम लिखे हो ना, तो इसमें आयतन, क्वेश्चन में आयतन किसमें दिया है? ml में। तो मान लिया कि 1 ml लिया, इसका कितना ml ले लिया? 2 ml। जितना ये होगा उसका 2 गुना होगा ही। तो फिर ये तब निकला 1 ml और ये निकला कितने ml? 2 ml। अब देखो 1 ml मीथेन को, 1 ml मीथेन को हवा में पूर्णतः जलाने के लिए 1 ml मीथेन को, 1 ml मीथेन को हवा में पूर्णतः जलाने के लिए 2 ml हवा की आवश्यकता होती है। 1 ml मीथेन को पूर्णतः जलाने के लिए लिखेंगे, चूँकि 1 ml मीथेन को पूर्णतः जलाने के लिए, 1 ml मीथेन को पूर्णतः जलाने के लिए 2 ml हवा की आवश्यकता होती है। कितनी हवा चाहिए? 2 ml। आवश्यकता
चाहिए। 1 ml मीथेन को पूर्णतः जलाने के लिए 2 ml हवा की आवश्यकता चाहिए। यानी कि 1 ml को जलाने के लिए कितना पारा हवा की जरूरत? 2 ml। तो क्वेश्चन में कितना ml मीथेन जलाना है? 10 ml। तो 10 ml मीथेन को हवा में पूर्णतः जलाने के लिए 1 है तो 1 में लगा 2, तो 2 गुना 10 यानी कि 20 ml O2 चाहिए तुमको। 20 ml क्या चाहिए? O2 चाहिए। 20 ml ऑक्सीजन चाहिए 10 ml मीथेन को पूर्णतः जलाने के लिए। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अब क्वेश्चन एक बार हम लोग देख लिए तो क्वेश्चन से होगा क्लियर। जैसे एक क्वेश्चन और हम लोग लेंगे, इसको बनाएंगे नहीं, पेज भी थोड़ा सा कम है यहाँ पर। देखो जैसे 20 ml एसिटिलीन ले लो। एसिटिलीन का फार्मूला होता है, छोड़ो, C2H2। एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है? C2H2 पढ़ा होगा, वैसे कार्बनिक एसिड पढ़ा है, उसमें बताएंगे। तो 20 ml एसिटिलीन को पूर्णतः जलाने के लिए कितना ml एसिटिलीन जलाना है? 20 ml। 20 ml एसिटिलीन को पूर्णतः जलाने के लिए कितनी हवा की आवश्यकता होगी? 20 एसिटिलीन रिएक्शन करा ऑक्सीजन से, C2H2 + O2, ये तो पता ही होगा, मैट्रिक से पढ़ के आए हो, है ना? ये रिएक्शन हम लोग करा दिए, बैलेंस कर दिए। तो वो सब करने के रिएक्शन लिखने के बाद, बैलेंस करने के बाद, अच्छा 2 लिखल है तो 2 मोल मान लिया मैंने। यहाँ क्या माना था? यहाँ क्या माना था? यहाँ भी मोले कहा था। मान लिया ये कितने? 5 मोल है, ये 4 है तो 4 मोल, 2 है तो 2 मोल, 2 वॉल्यूम, 5 भी, 4 भी, 2 भी, 2 ml, 5 ml, 4 ml, 2 ml। तो अब देखो एसिटिलीन को 20 ml जलाना है एसिटिलीन को, तो कितना ml हवा चाहिए? 2 ml। तो 2 ml जब जला रहे हो तो 5 ml O2 चाहिए तुमको। इसीलिए 1 ml को जब जलाएंगे, सॉरी 1 सेकंड, क्वेश्चन में क्या पूछा है? कितने हवा की आवश्यकता होगी? हवा पूछा ही है ना, यहाँ मिसप्रिंट किया हुआ है ना? क्वेश्चन में मिसप्रिंट किया है। 2 ml एसिटिलीन को पूर्णतः जलाने पर 5 ml हवा की आवश्यकता होती है। कितना होती है आवश्यकता हवा की? 5 ml। वैसे रिएक्शन में हो सकता है यहाँ पर 5 होगा। एक बार बैलेंस करो तो 2 दूना 4 को कार्बन, 4 को कार्बन, उसके बाद 2 दूना 4 को हाइड्रोजन, 4 को हाइड्रोजन, ठीक है। और 5 दूना 10 ऑक्सीजन, 4 दूना 8, 8 2 10, सही होगा, 5 ही होगा यहाँ पर। क्या होगा यहाँ पर? 5 ही होगा, है ना? तो ठीक है, इसको ऐसे क्या कर रहे हो? हाँ, तो 2 ml C2H2 एसिटिलीन को जलाने के लिए 5 ml हवा की आवश्यकता होती है। तो 2 ml को कितना पड़ा? 2 ml को जलाने के लिए, 2 ml को जलाने के लिए जरूरी पड़ा 5 ml। तो 1 ml के लिए 5/2, तो कितना ml क्वेश्चन पूछा है? 20 ml। इसीलिए 20 ml के लिए 5/2 गुना 20, तो कट गया, तो 10 × 5 = 50 ml। यहाँ मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर कितना ml चाहिए ऑक्सीजन तुमको बताओ? 50 ml चाहिए ऑक्सीजन। समझ आ गया ना? मिसप्रिंट इसीलिए बाद में है, देखो 2 रीजन से है। इसका तो जो तैयारी किए कम्बिनेशन का, इसका जरूरी पड़ा नहीं, तो उल्टा करके देखबो नहीं किए। जो जरूरी पड़ा वो सब पढ़ लिया। वो जरूरी पड़ता है कहाँ से? यही खत्म होगा ना, यही फैक्ट यहाँ से पढ़ेगा जरूरी, इसके बाद बहुत जरूरी पड़ेगा। उसके बाद इधर पढ़ भी नहीं किए, इसीलिए जो गलत था तो वो गलत ही रह गया थोड़ा सा नोट्स बुक में, सही नहीं किए बाद में हम उसको। अब पढ़ाना आएगा इसीलिए तो हम उल्टा करके पढ़ते हैं इसको। तो आगे चलो, इन्होंने बता दिया कैसे होगा। तो अब देखो जैसे फिर अगला नंबर है, 25 ml इथिलीन को हवा में पूर्णतः जलाने पर कितना CO2 गैस प्राप्त होगा? 25 ml इथिलीन को कहाँ जलाना है? हवा में जलाना है पूर्णतः, 100% जलाना है। तो कितना CO2 गैस मिलेगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा? तो C2H4 रिएक्शन लिख दिया, 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल, 2 मोल हो गया। फिर 1 भी 3 भी, इस प्रकार से किए। तो 1 मोल 1 ml इथिलीन को जलाया तो 2 ml क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए 25 ml 2 गुना 25, तो कितने हो गया? 50 ml CO2 प्राप्त होगा। कुछ है क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है। अब देखो, अब मिक्सिंग दोनों का कर दिया। वहाँ इससे पहले क्वेश्चन में भार दिया था तो भारे के बारे में पूछा, उस प्रकार से रिएक्शन लिखे हम लोग। ml दिया था तो ml निकालेंगे, अब वो बात नहीं है। रिगार्डिंग वेट वॉल्यूम, भार आयतन संबंधी प्रश्न, तो भार आयतन संबंधी प्रश्न में भार और आयतन दोनों मालूम किया जाता है। देखो दोनों करेगा पता। इससे पहले केवल क्या पता कर रहा था? भार तो भार, आयतन तो आयतन। अब भार आयतन संबंधी प्रश्न है जिसमें भार और आयतन दोनों पता करेंगे। कितना है ये? अभी भी 3 4 थे।
अच्छा ठीक है, निपटा देंगे इसको अभी तुरंत, 10 मिनट में। देखो ना, इसको ख़त्म करो जल्दी पढ़ करके। तो भार आयतन संबंधी प्रश्नों में भार और आयतन दोनों मालूम किया जाता है। इससे संबंधित प्रश्नों में हल करने के लिए क्या करेंगे, देखो रासायनिक समीकरण एनटीपी का प्रतिनिधित्व करेगा, वहाँ भी कर रहा था। एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन इतना होता है, पता है। क्वेश्चन सुनो, 25 ग्राम चूना पत्थर है। कितना ग्राम चूना पत्थर है? 25। उसकी प्रतिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से कराने पर 25 ग्राम चूना पत्थर मतलब CaCO3 चूना पत्थर है, उसकी प्रतिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से कराने पर कितना कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 मिलेगा और जल प्राप्त होगा। एनटीपी पर मुक्त CO2 गैस का आयतन निकालें। क्या निकालना है? एनटीपी पर मुक्त CO2 गैस का आयतन। कुछ नहीं, पहले क्या करना है, केमिकल रिएक्शन लिख देना है। CaCO3 किससे रिएक्शन कराया गया है? HCl से। तो जब CaCO3 HCl से कराएगा तो Ca कर लिया Cl2 से, ये बन गया, और बना लिया जल। ये सब रिएक्शन इंटर में सिखाया जाता है, तुम सीख आए हो। तो CaCO3 करा HCl से तो CaCl2 और जल बनाएगा। अब गिनो इसका कैल्शियम कितने होगा? 20-40 ये बता देते हैं। कैल्शियम CaCO3 है तो कितने होगा? 40 प्लस कार्बन 6-12, ऑक्सीजन 8 16 48, 8 2 10 0 1 4 8 10 0 1 4 1 5 1 6 6 4 10 100। ये निकालने के लिए बुझ गया कैसे निकाला जाता है। 100 ग्राम इधर क्या है? CaCO3 है, 110 ग्राम CaCl2 है, 18 ग्राम जल है, और CO2 गैस भी निकला 22.4 लीटर। क्वेश्चन में बना, ठीक है। एनटीपी पर 22.4 लीटर होगा। देखो चूंकि 100 ग्राम CaCO3 की प्रतिक्रिया Cl से कराते हो, कितना? 100 ग्राम CaCO3 की प्रतिक्रिया किससे कराते हो? HCl से, तो 110 ग्राम CaCl2 मिलता है। 100 ग्राम CaCO3 की प्रतिक्रिया HCl से कराते हो, 110 ग्राम क्या मिलता है? CaCl2। इसीलिए 1 ग्राम 110/100, इसीलिए 25 ग्राम इतना निकल गया। हमको 25 ग्राम चूना पत्थर की प्रतिक्रिया किससे कराना था? HCl से। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? उसी प्रकार के क्वेश्चन ये भी है। अब देखो अगेन, फिर पुनः, अब पुनः क्या निकालना है? कितनी जल की आवश्यकता होगी, पूछा था ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 25 ग्राम चूना पत्थर की प्रतिक्रिया HCl से कराने पर कितनी कैल्शियम क्लोराइड और जल की आवश्यकता? अब क्या निकालोगे? जल। तो ठीक है, तो 100 ग्राम CaCO3 की प्रतिक्रिया HCl से कराने पर 18 ग्राम जल मिलेगा, देखा था रिएक्शन में। तो 1 ग्राम का निकलेगा 18/100, इसीलिए 25 का कितना ग्राम, यानी कि 4.5 ग्राम जल मिलेगा। जब CaCO3 की प्रतिक्रिया 25 ग्राम की कराएंगे किससे? HCl से। अब निकालना है कितना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो 100 ग्राम CaCO3 की प्रतिक्रिया HCl से कराते हो तो 22.4 लीटर क्या निकलता है? CO2। हाथ हटाओ ना पीछे। तो 100 ग्राम जब प्रतिक्रिया कराते हो CaCO3 की HCl से तो 22.4 लीटर निकलता है CO2। 1 ग्राम का 22/4 गुना 100, इसीलिए 25 का जितना। क्वेश्चन में कुछ था, इसी प्रकार की एक क्वेश्चन भी है, आगे कर लेना, क्वेश्चन को बन जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये नहीं बनेगा तो कुछ ना बनाना भी, काफ़ी लिख देना। अब देखो थोड़ा सा ये सीख लो, साइंटिफिक नोटेशन वैसे सीख का आया होगा। वैज्ञानिक पद संकेतन, रासायनिक गणना में अति सूक्ष्म राशियों को व्यक्त करने के लिए वैज्ञानिक संकेतन किया जाता है, साइंटिफिक नोटेशन किया जाता है। किसी राशि को वैज्ञानिक संकेतन n गुना 10⁻n, अरे कुछ नहीं है वैज्ञानिक संकेतन। देखो नोमिकल कराते हैं, पता चल जाएगा। पकड़ो इसको, अलावा अलावा को निपटा दिए ना इसको। कल से अच्छा टॉपिक पढ़ाएंगे, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, अच्छा लगेगा। हाँ आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। देखो जैसे जो साइंटिफिक नोटेशन है SCIEN, साइंटिफिक NOTATION, साइंटिफिक नोटेशन, जैसे 0.00 कहते हैं 48 है। इसको लिखना होगा साइंटिफिक पद में, तो इतना लिखना होगा ना। तो 0.0048 पॉइंट टू रहा 1 2 3 4, 10 के पावर क्या होगा? 0 4 गो, तो पावर क्या होगा? 0 4 गो। ठीक है, 1 को 0 से भाग दे दो तो 48 क्या क्या लिखेगा? 10 में 10⁻³ लिखेगा। अच्छा 10 से भाग देगा क्या आएगा? 4.8। इसको ले जाओ पर्चा के ऊपर, 10 के पावर कितने होगा? इसको जो लिखा है ना ऐसे, इसी को साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। कुछ है नहीं है। जैसे देखो, जैसे 2 नंबर में 234.30 है। आप कहेगा इसको लिखो किसमें? साइंटिफिक नोटेशन में। तो कैसे लिखेगा? 2.234
इसमें भाग दे देंगे 100 से। Yes. दो है 100 क्या करेगा, भाग। भाग दे देगा। दो यानी कि दशमलव क्या पॉइंट से होगा, पहले एक ठो अंक रहना चाहिए। हाँ पॉइंट से पहले 100। ये कैसे कहेंगे पॉइंट से पहले एक ठो अंक, चाहे माइनस में जाए प्लस में जाए, पावर माइनस में जाए प्लस में, उससे कोई मतलब नहीं है, और लेकिन तो पॉइंट से पहले एक ठो अंक रहना हाँ चाहिए, रहना चाहिए, हो जाएगा तब तो। है ना। तो आप बोलो 2.34 है तो दो अंक है ना, Yes, 100 से भाग दे दिया। 100 से क्या किया, भाग दे 10 100 से पावर गुना भी 2। करना पड़ेगा ना। यस सर, 100 से भाग 100 क्या करना पड़ेगा, गुना करेंगे इसमें उतना ही 100 से आएगा। गुना 234 है ना, देखो 234 है ना, 0.30। 100 से क्या करो, भाग। 100 से क्या करो, भाग देगा तो पॉइंट यहाँ आएगा उठ करके, Yes, sir. ऊपर ये तो गुना ही है। इस प्रकार से बोलो, समझ में आ गया। 3 नंबर में देखो 800.8 है तो 800.8 2 है तो 100 गुना 100 पूरा टेक्निक, तो इसे भाग देगा तो 2, तो 8.008 100 है 10⁻²। यही सब है, कुछ नहीं है। इसमें क्या कहते हो, साइंटिफिक नोटेशन। कल से सबसे अच्छा टॉपिक, गदा टॉपिक, प्यारा टॉपिक, दुलारा टॉपिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। खत्म हो गया। कल क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री और मैथ एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका पता चलता है दिमाग खराब करता है, इसका भी करता है। इसके बाद उसका मैथ का भी दिमाग, पहला का जब खत्म किया था। उसका दिमाग खराब हम करेंगे कल से। दूसरा चैप्टर का दिमाग खराब कल से करेंगे, है ना। कुछ समझ में आया क्लास आज का? अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया बताओ।